हम दोनों ने मानी तेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चल दिए। अगली सुबह 7 बजे हम अपने अपने हथियार लेकर होटल से निकल खड़े हुए। मैंने प्रिंसटन की मुतवक्का जरूरियात के पेश नजर अपना ब्रीफकेस भी साथ ले लिया था, जिसमें आइजक बेल से हासिल की हुई सब्ज फाइल भी महफूज थी। सूरज तलू हुए खासी देर हो चुकी थी, लेकिन होटल से बाहर मैनहट्टन की सड़कों पर धुंधला सा उजाला ही फैला हुआ था। शहर में फैली हुई फौलाद, कंक्रीट और शीशे की फलक बोस इमारतों की कसरत में उभरते हुए सूरज की कमजोर किरणें जरा मुश्किल ही से इन रास्तों तक पहुंच पाती हैं। कहीं कहीं सड़क के दोनों इतराफ में ये इमारतें यूं आमने सामने अस्तादा हैं कि सर उठाकर देखने पर ऊपर एक दूसरे से तकरीबन मिलती हुई महसूस होती हैं और इंसानी निगाहें इनकी हैबत नाक बुलंदी से खौफजदा होकर खुद ब खुद नीची हो जाती है। मैनहट्टन से प्रिंसटन पहुंचने के लिए टैक्सी सबसे सहल सवारी थी, लेकिन हमारे लिए हिफाजती एहतियात अपनी हर सहूलत पर मुकद्दम थी। अपने हदफ की तरफ पेशकदमी करते हुए अपना हर सुराग मिटाना हमारी एक नागुज़ीर जरूरत थी। वीरा के लिए वो इलाके देखे भाले थे। अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए वो पिछले दिन प्रिंसटन तक दौड़ लगा चुकी थी। उसके इमा पर हमने होटल के करीब से न्यू आर्क जाने के लिए टैक्सी पकड़ ली। सुबह की खुनक और खुशगवार फिजा में टैक्सी हरकत में आई तो वीरा बहुत खुश थी। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद शायद हम दोनों पहली बार उसकी सड़कों पर एक साथ बाहर आए थे। इसी खुशी में वीरा मुझे अपने शहर के बारे में बताने लगी। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक वसी और अरीज शहर है, जिसके समंदर और दरियाई खित्तों को यकजा करने के लिए 65 पुलों के जरिए जोड़ा गया है। इनमें से 14 पुल ऐसे हैं जो मैनहट्टन के दरियाई जजीरों को न्यूयॉर्क की दूसरी बोरोज और न्यू जर्सी से मिलाते हैं। ज़ेरे आब सुरंगें इन पुलों के अलावा है। वीरा किसी पेशावर गाइड की तरह अपनी जुमला मालूमात मेरे कानों में ऊंडेले जा रही थी। मैंने सिर्फ उसकी इब्तदाई बातें ध्यान से सुनी, फिर गायब दिमागी के आलम में बस हूँ हाँ करता रहा। वीरा की वो खुश्क तकरीर उर्दू में जारी थी, इसलिए सफ़ेद फम ड्राइवर के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के दरमियान एहतियात से अपना रास्ता बनाने में मगन था। जैसे जैसे हम शहर के वस्त से मगरिब की तरफ बढ़ते गए, फलक बोस इमारतों की तादाद कम होती चलेगी। इसके साथ सूरज की चमकीली धूप निगाहों को मजा देने लगी। दरियाए हडसन के किनारे पहुंचने तक हम इमारतों के इस वहशतनाक जंगल से बाहर निकल आ चुके थे। जॉर्ज वाशिंगटन बुर्ज मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान शायद सबसे ज्यादा मसरूफ और खूबसूरत तरीन पुल है। हडसन के शफाफ और धीमे पानी के नज़ारे समेटते हुए हम जरा सी देर में न्यू जर्सी पहुंच गए, जो इंतजामी लिहाज से एक अलग रियासत होने के बावजूद अमलन न्यूयॉर्क के मुजाफात में शुमार की जाती है। न्यूयॉर्क की बस टर्मिनल से जरा पहले वीरा ने टैक्सी रखवा ली। यहाँ तो दूर तक कोई बस नजर नहीं आ रही। टैक्सी छोड़ने के बाद मैंने इधर उधर देखते हुए हैर से कहा, तुम तो न्यूयॉर्क बस टर्मिनल आना चाह रही थी। बाजुकात तुम बिल्कुल हबन खोकर रह जाती हो। वो मुझे शाना मारकर जोर से हंसती। एहतियात करनी है तो क्यों ना पूरी तरह की जाए। इस एहतियात में प्रिंसटन के बजाय कहीं और ना पहुंचा देना। ड्राइवर पर यह जताना जरूरी नहीं था कि मैनहट्टन की 34वीं स्ट्रीट से एक जोड़ा सुबह सवेरे न्यूयॉर्क बस टर्मिनल गया था। बस पकड़ने से पहले तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ खरीदारी भी तो करनी है। सामने 7-Eleven स्टोर से अपना ब्रीफ केस भर लो, फिर टर्मिनल जाएंगे। प्रिंसटन में इन चीजों की खरीदारी के लिए काफी दूर धक्के खाने पड़ेंगे। इस चेन स्टोर में जरूरत की हर चीज शेल्फ में मौजूद थी। अपने ब्रीफ केस की गुंजाइश के लिहाज से मैंने कई पैकेट, डिब्बे और कैन बास्केट में डाले, काउंटर पर रकम अदा की और हम स्टोर से निकल आए। इस सड़क के करीब ही एक बस टर्मिनल था, जहां इस वक्त भी काफी भीड़ भाड़ थी। पूरी तैयारी के साथ हर शख्स यूं उजलत में चल रहा था जैसे किसी आवारा कुत्ते से बचकर भाग रहा हो। मेरा तबसरा सुनकर वीरा मुस्कुराते हुए बोली, यह आवारा कुत्ते शाज़ो नादर ही नजर आते हैं। आवारा कुत्ते शरीफ होते हैं, जरा सी डांट फटकार से भाग जाते हैं, मगर पालतू कुत्ते इंतहाई कुत्ते होते हैं, जिसके पीछे पड़ जाएं इसे भगाकर ही दम लेते हैं। होशियार रहना, यहाँ बहुत से लोग बसों में भी अपने पालतू कुत्तों के साथ सफर करते हैं। वीरा ने शौकी से कहा और मैं बेएतबारी से उसे घूर कर रह गया। शायद वो मुझे घिसने की कोशिश कर रही थी। वीरा ने प्रिंसटन एयरपोर्ट्स के बुकिंग ऑफिस से प्रिंसटन के लिए 2 टिकट खरीदे और हम ऊंची निशिस्तों वाली आरामदेह बस में सवार हो गए, जिसकी खिड़कियों के बड़े बड़े शफाफ शीशों में से दूर तक के कुदरती मनाजर देखे जा सकते थे। बस में सवार होकर मैंने अपने ब्रीफकेस में से अखबार निकालकर वीरा की गोद में डाला और 7-Eleven से खरीदी हुई अशिया ब्रीफकेस में जमाने में मसरूफ हो गया। बस में हमारे सवार होने से पहले सिर्फ चंद मुसाफिर मौजूद थे। बाद में मजीद 2-4 अफराद आए।
बस की आधी से ज्यादा नशिस्तें खाली थीं कि मुकर्रर वक्त पर दरवाज़ा बंद हुआ और बस ने हरकत शुरू कर दी। किसी ने मुसाफिरों को बुलाने के लिए शोर मचाया, न बस की बाड़ी पर हथेलियों से बेसुरा तबला बजाने की मशक की गई। न्यूयॉर्क अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी का एक छोटा सा शहर है जो बस अपने हवाई अड्डे की वजह से शोहरत रखता है। अमेरिका आने वाले मुसाफिरों की सबसे ज्यादा तादाद हर साल इसी हवाई अड्डे पर उतरती है, लेकिन इनमें से बहुत कम को न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी से कोई दिलचस्पी होती है। बेशतर मुसाफिर यहाँ उतरते हैं न्यूयॉर्क बल्कि मैनहट्टन की राह लेते हैं। यूं मैनहट्टन की अजमत और वुसअत में न्यूयॉर्क एक बेनाम सी गुजरगाह के तौर पर दब कर रह गया है। हद यह है कि न्यू जर्सी के इस एयरपोर्ट के लिए तमाम हवाई कंपनियां अपनी सफरी दस्तावेजात और टिकटों में वही मुखफ़िफ इस्तेमाल करती हैं जो मुद्दतों से न्यूयॉर्क के लिए राइज है। बेशतर नए सियाहों को सिरे से पता ही नहीं चलता कि इन्हें न्यूयॉर्क के बजाय न्यूयॉर्क पहुंचाया जाने वाला है। बस रवाना होने के महज चंद मिनट बाद ही इस सुकड़े सहमे शहर की हदूद से बाहर निकलकर फ्री वे पर चढ़ गई और इसकी रफ्तार तेज होती चलेगी। जिस तरह न्यूयॉर्क शहर अपने एयरपोर्ट के बगैर बेमाया है, इसी तरह की उसरत कुछ न्यू जर्सी के अंदरूनी इलाकों से बरसती है। थके थके और अपने खोल में सुखड़े हुए बाशिंदे, हरियाली से महरूम रेतीले और चटियल मैदान, ये सफर की कुल सौगात थी। रास्ते में कहीं कहीं नजर आने वाली चिमनियों वगैरह की झमघट से यह अंदाजा जरूर हो रहा था कि न्यू जर्सी सनती एतबार से तही दस्त नहीं है। वीरा अपनी सीट में धनसी अखबार में खोई रही। मैं अमेरिका के लहलाते हुए खुशनुमा सब्जाजारों और खूबसूरत खेतों के इंतजार में आंखें फाड़ फाड़ कर बस से बाहर देखता रहा, लेकिन वहां वीरानों पर पड़ने वाली धूप और इसकी चकाचौंध के सिवा कुछ नहीं था। जमीन पर कहीं कोई सब्जी नजर भी आती थी तो वो बस की तेज रफ्तारी की वजह से बस एक धब्बे की तरह गुजर जाती थी। ये उकता देने वाला सफर कितनी देर जारी रहेगा? मैंने वीरा से पूछा। चाहो तो जिंदगी भर जारी रह सकता है, वो मेरे शाने पर सर टिकाकर मनमनाई। सीधी बैठो, बस में हमारे साथ दूसरे लोग भी सफर कर रहे हैं। मैंने उसे दूर धकेलते हुए तेजी से कहा, वो क्या सोचेंगे? यहाँ किसी को दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। बाज अफराद को तो अपने बारे में भी सोचने का वक्त नहीं होता और वो सारी उम्र यही सोच सोच कर गुजार देते हैं कि आखिर वो अपने बारे में कब सोच सकेंगे। वैसे ये सफर सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। मेरा मूड खराब होता देखकर उसने आखिर में जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे डाला। बस स्टॉप से हमारी मंजिल कितनी दूर है? मैंने हिसाब लगाते हुए पूछा। कमोबेश आधा घंटा, उसने अखबार समेटते हुए बेपरवाही से कहा। आधा घंटा? मैंने हैरत से दोहराया। हम चंद मिनट में न्यूयॉर्क से निकल आए थे। क्या प्रिंसटन इतना बड़ा है कि आधे घंटे के सफर के बाद भी हम इसी शहर में होंगे या आधा घंटा पैदल चलने में गुजरेगा? वो तमस्कुराना अंदाज में बोली। ये कार सवारों का मुआशरा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत यहाँ सिर्फ गिने चुने शहरों में मुयस्सर है, पर न बेशतर मकामात पर टैक्सियां तक नायाब हैं। प्रिंसटन जैसे कस्बे में किराए की कोई सवारी नहीं मिल सकेगी। मुझे एहसास हुआ कि पिछली रात वीरा की थकान बेसबब नहीं थी। मजबूरी के आलम में आधे घंटे पैदल चलना मुसीबत से कम नहीं था। यहाँ कस्बों में रहने वाले परदेशियों या सियाहों को मूंढने की कोशिश नहीं करते। कोई खुद ही मौका फराम करे तो शायद वो लोग इसके तन के कपड़े भी उतरवा लें, मगर यहाँ आम तौर पर ऐसा नहीं होता। सारी साथ गाइडेड टूर्स के जरिए होती है। बहुत से लोग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी देखने आते हैं, लेकिन वो किसी मरकजी मकाम से आरामदेह बसों में आते हैं और इन्हीं में लौट जाते हैं। पूरी अमेरिका में यही निज़ाम चलता है। अलहदा तफरीह के लिए अपनी कार का होना ज़रूरी है। प्रिंसटन में हमारे लिए कोई तफरीह नहीं है। हम काम के लिए वहाँ जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो गई तो हम कितनी देर तक भाग सकेंगे? मैंने तशवीश से कहा। कार किसी शनासा से मुस्तार ली जा सकती है या फिर किराए पर। दोनों सूरतों में शनाख्त का अंदेशा है। ये मजबूरी अमेरिका में कदम कदम पर हमारा पीछा करेगी। वीरा जो कुछ बता रही थी उसकी रोशनी में 10 बजे से पहले हमारा प्रिंसटन वाले ठिकाने पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। बाहर के चुभते हुए यकसा मनाजर पर लानत भेजकर मैंने अखबार संभाल लिया। न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका के मोतबर रोजनामों में शुमार होता है। इसके सफात मकामी और गैर मुल्की खबरों से भरे हुए थे, जिनमें सनसनीखेज़ी का शायबा तक नहीं था। हर खबर सिर्फ खबर थी, इसे किसी सनसनीखेज कहानी में ढालने की कोशिश नहीं की गई थी। इन्हीं में से एक खबर यह भी थी कि पिछले दिन हार्लिम से मुल्हिका इलाके में किसी नामालूम हमलावर ने रिंग्स के एक मुहाफिज पर उस वक्त 3 फायर किए जब वो एक केमिस्ट से रकम का थैला लेकर अपनी गाड़ी में सवार हो रहा था। मुहाफिज गोलियों से मौजूदा तौर पर महफूज रहा। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। वो मुख्तसर से खबर उस वक्त हार्लिम वालों के लिए नफ्सियात की वाज़ेह अक्कासी कर रही थी। इनके इश्तियाल और इंतकामी जज्बात ने रिंग्स की 2 गाड़ियों और 6 गार्ड्स की हलाकत के बाद एक खास रुख इख्तियार कर लिया था। ब्लैक डेड ने इन दोनों गाड़ियों पर बम मारकर इन लोगों को बता दिया था कि हंगामों में खुद अपना ही इज्तिमाई नुकसान कर रहे थे। इनको अपनी तवज्जो असल दुश्मन पर मरकूज करनी चाहिए थी, जिसने पहला कत्ल करके हंगामों की बुनियाद रखी थी।
ब्लैक डैड के इस पैगाम के नतीजे में हार्लेम के हालात कदरे ठंडे हुए थे, मगर रिंग्स के खिलाफ पहली नाकाम कार्रवाई न्यूयॉर्क टाइम्स के सफात पर रिकॉर्ड हो गई थी। कल रात काले आदमी की अचानक आमद से मेरे एतमाद को ऐसी ठेस पहुंची है कि मैं इस वक्त भी रह रह कर खौफ महसूस कर रही हूँ। वीरा ने ब्लैक डैड का नाम लिए बगैर मुतासफाना लहजे में कहा और मेरी तवज्जो अखबार से हट गई। गनीमत यह हुआ कि बात बन गई। वापसी पर उसके मुखासमाना जज्बात मादूम हो चुके थे। यह सब चलता ही रहता है। मुझे इस बात का कल्क है कि उसका कोई आदमी मेरा पीछा करता हुआ होटल के कमरे तक पहुंचा था और मैं बिल्कुल बेखबर रही। इस वाक्य को भूल कर आइंदा के लिए मोहतात हो जाओ। इसमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। क्या पता कि इस वक्त भी उसका कोई आदमी हमारे साथ सफर कर रहा हो। करने दो। प्रिंसटन में आधे घंटे की सड़क पैमाई में वो हमारा सुराग खो देगा या फिर हमारी नजरों में आ जाएगा। इस वक्त हमारी तवज्जो अपने असल काम पर मरकूज रहनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, मगर वसवसों पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। तुम मुसलमान होती तो मैं पूरे खलूस से तुम्हें लाहौल पढ़ने का मशवरा देता। वो मैं पहले ही पढ़ रही हूँ। पाकिस्तान में रहकर इतनी मुसलमानी मुझ में भी आ गई है, खाक आ गई है। मैं बुरा सा मुंह बनाकर बुड़बुड़ाया। तुम्हें यह तक मालूम नहीं कि तुम क्या बक गई हो? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? उसने हैरत से पूछा। बस लाहौल पढ़ो और अपनी जुबान बंद रखो। जरा सी तहरीफ से मफहूम कुछ का कुछ हो जाता है। वो ब्लैक डैड वाले किस्से में अपनी कोताही पर नादम थी, इसलिए उसने बहस के बगैर खामोशी इख्तियार कर ली। मैं एक मरतबा फिर अखबार चाटने में मसरूफ हो गया। इस सफर में 2 मरतबा बस फ्री वे से उतरकर कस्बों के मुजाफाती बस स्टॉपों पर रुकी। चंद मुसाफिर उतरे, नए दही मुसाफिर सवार हुए और काफी दूर जाकर बस दोबारा फ्री वे पर आ गई। तीसरा स्टॉप प्रिंसटन का था, जहां बस टर्मिनल पर मुसाफिरों के लिए मुख्तसर मगर साफ सुथरी इंतजार गाह दूसरी सहूलतों समेत मौजूद थी। प्रिंसटन आने वालों में से बेशतर मुसाफिरों के लिए बस टर्मिनल पर गाड़ियां मुंतजिर थीं। शायद वो सब ही फोन पर किसी न किसी से प्रोग्राम तय करके इस बेरोनक और बोंगे शहर में पहुंचे थे। हम दोनों बस से उतरकर अलग थलग खड़े हो गए। कोई सवारी न मिलने का पूरा यकीन होने के बावजूद मैंने मुतजस्सिस निगाहों से कुर्बो जवार का जायजा लिया। बस के कुछ मुसाफिर कार्गो होल्ड से अपना सामान बरामद होने के इंतजार में अपने मेजबानों के साथ गपशप में मसरूफ थे, वरना ज्यादातर सवारियां वहां से रुखसत हो चुकी थी। एक शख्स अपनी सफेद रंग की जापानी कार के साथ टेक लगाए दूर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उसके चेहरे पर धूप की ऐनक सजी हुई थी, मगर रुख से अंदाजा हो रहा था कि वो बस के बचे खुचे मुसाफिरों का जायजा ले रहा था। इसका स्टाइल देखकर मुझे तहरीक हुई और मैंने भी सिगरेट सुलगा ली, जो वीरा ने फौरन ही मेरे होंठों से उचक ली। दूसरी सिगरेट सुलगाकर हम दोनों अहाते से बाहर चल दिए। हम अहाते से चंद कदम ही दूर होंगे कि सफेद कार रेंगती हुई हमारे बराबर में आकर रुक गई और हम दोनों ही चौंक पड़े। टैक्सी। ड्राइवर सीट पर मौजूद शख्स ने खिड़की से सर निकालकर नरमी से पूछा, प्रिंसटन में टैक्सियां कब से चलने लगी? वीरा ने बेएतबारी से पूछा। यहाँ आज भी टैक्सियां नहीं है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये मेरी प्राइवेट कार है जिसे मैं किराए पर चलाता हूँ। न्यूयॉर्क से एक मुसाफिर को यहाँ लाया हूँ, वो शाम को वापस जाएगा। सोच रहा हूँ कि इस फालतू वक्त में प्रिंसटन वालों की खिदमत करके कुछ डॉलर कमा लूँ। इसकी पेशकश हम दोनों के लिए नेमत गैर मुरतकबा से कम नहीं थी, मगर वीरा उससे मुतमईन नहीं थी। उसने कार के आगे जाकर उसकी नंबर प्लेट देखी और दोबारा उसके करीब लौट आई। फरिश्ता मालूम होता है, वीरा ने मेरी तरफ देखकर उर्दू में कहा। ऐसे तजर्बात शाज़ो नादर ही पेश आते हैं, इससे भी इस्तेफादा कर लिया जाए। मैंने पिछले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि ड्राइवर बोल पड़ा, मेरी एक शर्त है। वीरा की भवें तन गई। तुम्हें मालूम है कि टैक्सी ड्राइवर गैर मशरूत खिदमात फराम करने के पाबंद होते हैं। तुम एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हो। ये कमर्शियल गाड़ी नहीं, प्राइवेट टैक्सी है। और फिर मेरी शर्त बहुत मामूली है। प्रिंसटन मेरे लिए अजनबी शहर है, रास्ता तुम्हें बताना होगा। वीरा बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम ड्राइवर ही नहीं, मस्खरे भी हो। मैं अंदर बैठा तो वीरा मेरे ऊपर आ गिरी। मजबूरन मुझे दूसरी खिड़की की तरफ सरकना पड़ा। गुड। ड्राइवर वीरा की उस हरकत से माजूज होते हुए बोला, इसे टच टेकिंग कहते हैं। इस तरह एक दूसरे को छूते रहने से बाहिमी उनसे मोहब्बत में इजाफा होता है। हमें भूलकर अपनी तवज्जो सड़क पर मरकूज रखो। इस बार वीरा ने रुखाई से उसे डांट दिया। आगे तीसरे मोड़ से बाएं तरफ घूमना है। उस शख्स ने 5-6 मिनट में हमें आबादियों से गुजार कर एक सुनसान इलाके में पहुंचा दिया। पैदल तय करने के लिए वो फासला वाकई काफी तवील था। टैक्सी से उतरकर मैंने उसे $10 का नोट दिया। मैं उससे कुछ वापस लेने का ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन अमेरिकी रवायत के मुताबिक उसने चेंज न होने का उज़र पेश किया। नोट अपनी जेब में डाला और वो वापस रवाना हो गया। वो अजीब वीरान और वहशतनाक इलाका था। गालबन वहां सारे ही प्लाट कारखानों वगैरह के लिए मखसूस थे, क्योंकि पूरी सड़क पर कहीं आबादी के आसार नहीं थे। सड़क पर भी किसी मुतनफ़िस का वजूद नहीं था। अगर इस आसेबी इलाके में कारखानों के मजदूर और मालकान मौजूद थे तो वो अपनी अपनी 4 दीवारियों में महसूस थे। बाहर सड़क के किनारे कहीं कहीं लोहे, लक्कड़ और काठ कबाड़ के ढेर जरूर नजर आ रहे थे, जिनके लिए अंदर जगह नहीं थी। बराबर वाले गोदाम में वो तीनों क्रेट बंद हैं।
वीरा ने एक साल खोलता आहिनी दरवाजे के ताले में चाबी लगाते हुए कहा। दरमियान में एक पतली सी दीवार है, सामने जहां वेल्डिंग की रोशनी हो रही है वो लोहार का कारखाना है। तुम्हें मुकफ्फिल करके मैं वहीं बैठी रहूंगी। ताला खोलकर हम दोनों इस सैलन ज़दा दुकान में दाखिल हो गए। दरवाजा बुलेट करके वीरा ने एक बल्ब रोशन कर दिया। वो 15 फुट चौड़ा और इससे कदर ज्यादा गहरा एक कमरा था, जिसमें कुछ बुसीदा फर्नीचर के साथ जंग का आलूदा औजार फर्श पर बिखरे हुए थे। ऊपर सीमेंट की चादरें थीं। अंदरूनी हिस्से में इन चादरों में 2 बड़े सुराख थे, जिन पर स्याह रंग की कोई चीज रखकर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। मगर चादरों की नालियों में बहने वाले बरसाती पानी को अंदर गिरने से रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं था। बराबर वाली दुकान की भी यही हालत होगी। मैंने वीरा से पूछा। बाहर से तो यही अंदाजा हो रहा है, बस जरा सफाई सुथराई का फर्क हो सकता है। इन सुराखों की मुरम्मत मालिक दुकान अगले हफ्ते करा देगा और मुझे इस अजाब खाने में कई घंटों तक महबूस रहना है। मैंने कहा, घबरा रहे हो तो मैं यहाँ रह लूंगी, फिर बाहर की सूरत तुमको संभालनी होगी। गनीमत यह है कि यहाँ चूहे वगैरह नहीं है। मेरे लिए फर्श का कोई आखिरी कोना साफ कर दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। मैंने वीरा से फरमाइश की। वीरा मेरे लिए जगह बनाने लगी और मैंने इस दुकान में पड़े हुए सामान का जायजा लेना शुरू कर दिया ताकि तन्हाई में इसका कोई मसरफ तलाश कर सकूं। फर्श पर हार्डबोर्ड का एक टुकड़ा डालकर वीरा ने दुकान का दरवाजा बाहर से मुकफ्फिल कर दिया। बाहर दिन की ऐसी तेज रोशनी फैली हुई थी कि अंदर जलते हुए बल्ब की रोशनी का बाहर से देखा जाना मुमकिन नहीं था। मैं दीवार से टेक लगाकर हार्डबोर्ड पर बैठ गया। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। तन्हाई मुयस्सर आती ही मेरे ज़हन में अज़ियतनाक ख्याल सर उभारने लगा कि इन लोगों ने अपनी तहरीक कारी के लिए रात के वक्त का इंतखाब किया तो मेरे लिए वो कैद तन्हाई बहुत तवील हो जाएगी। इनके इंतजार पर लानत भेजकर मैं वहां से निकल गया तो सारी भाग दौड़ बेसूद साबित होगी। मेरी इज़्तिराबी कैफियत धीरे धीरे इतनी शदीद हो गई कि मैं ब्रीफ केस से बियर का पहला कैन निकालने पर मजबूर हो गया। इसके पहले घूंट ही से मुझे सरूर आ गया। वो कैन खाली होने से पहले मैं अपनी बेकारी का तसलसल तोड़ने का फैसला कर चुका था। मैंने एक चौबी रैक को सीमेंट की टूटी हुई चादर के नीचे धकेला और फिर एहतियात से उसके ऊपर चढ़कर सुराख पर रखी हुई प्लाई वुड पर जोर डाला तो अंदाजा हुआ कि उसके ऊपर कोई वजन रखा हुआ था। मैंने दोनों हाथों की मदद से प्लाई वुड को वजन समेत एक तरफ सरकाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। बद्रीनाथ ने मुझे इतला दी थी कि पाकिस्तान भेजे जाने वाले कुछ पुर्जों में CIA गड़बड़ करने का इरादा रखती है। बाद में पता चला कि ओहायो से इंटरवेल रेंट नामी कंपनी रिंग्स के जरिए वो पुर्जे कैनोब के लिए भेज रही थी। रिंग्स के कंप्यूटर शेड्यूल की मदद से जैनी ने प्रिंसटन के उस मुश्तबा गोदाम की निशानदही की जिसके पड़ोस में मैं मौजूद था। अहम पुर्जों की इस खेप की नकलो हमल में इस गोदाम की शमूलियत इस शुबे को तकवीयत दे रही थी कि तकरीबकारी का काम वहीं सर अंजाम दिया जाना था। तकरीबकारी में ओहायो की कंपनी मुलव्विस होती तो वो ये काम अपने गोदाम में कर सकती थी। रिंग्स की गाड़ी का अमला भी इस वारदात से अलग थलग नजर आ रहा था। अमलन ओहायो की कंपनी वो माल अपनी फॉरवर्डिंग कंपनी यानी रिंग्स को दे चुकी थी। वो खेप इसकी तहवील में थी और तकरीबकारी के मंसूबे की खबर बद्रीनाथ ने CIA के हेडक्वार्टर से हासिल की थी। इसका एक ही मतलब था कि इस बार नए आदमियों को पुर्जों वाले गोदाम में आना था। अगर वहां कुछ तब्दीलियां कर दी जाती तो इन्हें इनका इल्म हो सकता था। छत के सुराख को पूरी तरह साफ करके मैं नीचे उतर आया। लोहे की एक नुकीली सलाख अपने पतलून की बेल्ट में उड़स कर मैं दोबारा ऊपर चढ़ा और 24 तीर पर अपना वजन सहार कर किसी न किसी तरह कमरे से निकलकर छत पर पहुंचने में कामयाब हो गया। मेरी इन कोशिशों में छत का सुराख बढ़ चुका था। मैंने चादर के सिरे पर हाथ डाला। वो जोर पड़ते ही भुरभुरे गत्ते की तरह टूट गया। बरसों की मौसमी सख्तियां सहकर सीमेंट की वो चादरें अपनी मजबूती से महरूम हो चुकी थीं। दुकान की छत पर पहुंचते ही मैं सीने के बल लेट गया। मुझे डर था कि दिन के उजाले में बाहर से कोई मुझे ना देख ले। मैंने वहीं पड़े पड़े हर तरफ निगाहें दौड़ाई और यह देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि वहां दूर दूर तक कोई ऊंची इमारत नहीं थी। किसी भी दुकान या कारखाने की बुलंदी 10-15 फुट से ज्यादा नहीं थी। वो सब इस इलाके में जमीन की अफराद के कमालात थे, वरना मैनहट्टन में जमीन की किल्लत और दामों की होश रुबाई की कोक से फलक बोस इमारतों ने जन्म लिया था। बराबर वाली दुकान की छत भी सीमेंट की चादरों पर मुश्तमिल थी। वो चादरें भी साल खोरदा ही थी लेकिन सही सलामत थी। मैंने सीने के बल रेंग कर खुद को वस्ती सिरे पर पहुंचाया और आईनी पट्टी का नुकीला सिरा एक चादर के नीचे फंसा कर जरा सा जोर लगाया तो तड़ाक की हल्की सी आवाज के साथ बराबर वाली दुकान की छत में भी एक मुसल्लस नुमा सुराख पैदा हो गया। मैं चंद सानियों तक छत पर दुबका किसी रद्द अमल का मुंतजिर रहा लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं इस सुराख को बड़ा करने और फिर अंदर झांकने की तैयारी कर रहा था कि कुंडे और ताले की खड़खड़ाहट ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। लम्हा भर के लिए मुझे चुभा हुआ कि बराबर वाली दुकान पर तकरीबकार आ पहुंचे हैं।
फिर मैंने खुद ही इस ख्याल को जहन से झटक दिया। बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। रुकते हुए इंजन की आवाज़ मेरी छठी हिस्स नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और फिर अपनी दुकान की छत पर सिरकना शुरू कर दिया। हाई, ये क्या हुआ? अली शेर, तुम कहाँ हो? नीचे से वीरा की दबी दबी तहायुर ज़दा और बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई थी। वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 2 घंटे बाद मेरी खैर खबर लेने के लिए किसी बहाने से अंदर आई थी और दुकान खाली पाकर बुखरा गई थी। मैंने छत के सुराख में से नीचे झांका तो बुखला कर इधर उधर देख रही थी, बल्कि रोशनी में उसकी तवज्जो छत के शगाफ की तरफ मबजूल नहीं हुई थी। मैं आलम बाला में हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करके लौट जाओ। मैंने सुराख में मुंह लगाकर नीची आवाज़ में सरगोशी की। वीरा ने हड़बड़ाकर ऊपर देखा और देखती रह गई। तुम वहाँ क्या कर रही हो? नीचे आओ, किसी ने देख लिया तो पकड़े जाओगे। फिक्र मत करो, मेरी तरफ देखने वाले अंधे हो जाएंगे, इनको कोड़ निकल आएगा। मेरा बोल बाला और दुश्मन का मुंह काला होगा। तुम अपने लोहारी दोस्त के पास ही मुकीम रहो। जल्दी नीचे उतराओ, ये काम रात को भी हो सकता है। वो दांत पीस कर बोली।